अब आप लोग को अभी तक पता चल गया होगा, मेरा नाम शीतल सहगल है और इस वीडियो में हम मेटल नॉन मेटल कवर करते हैं, ठीक है। और एक मिनट यार, ये लो, इस वीडियो में ना हम मेटल नॉन मेटल पढ़ लेते हैं। ये चैप्टर भी इजी ही है और यार तुम लोग को मेरे इन वीडियो से कुछ हेल्प हो रही है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। अभी ना मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि शुड आई बी मेकिंग मोर वीडियोस। मैं बस बना दे रही हूँ कि ये सोच सोच के हाँ एग्ज़ाम में इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, एग्जाम्पलर आ जाते हैं अब, और इन टेक्स्ट बैक क्वेश्चन कोई समझा दे तो आसानी होती है। पर अगर तुम्हें सही में इस चीज़ से कोई हेल्प हो रही है ना तो मुझे लिख के बताओ कि सही में हो रही है। इट फील्स वेरी नाइस लगता है। चलो स्टार्ट करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल क्या होता है, देखो आज तक तुम ये तो पढ़ के आए हो कि मेटल हमारा डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है, टन से आवाज़ आती है, माने सोनोरस होता है। नॉन मेटल ये सब नहीं होता है। पर इस चैप्टर में ना थोड़ा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मेटल नॉन मेटल पढ़ने की कोशिश करेंगे। हर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे लेसन्स की मैंने वीडियो बना दी है, अब जाके देख लेना, रिवाइज कर लेना। इवन एग्जाम्पलर भी कवर करना स्टार्ट कर दिया है मैंने, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल माने जो तुम टच करके आंखों से देख के बता सको, उन्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। हाँ देखो, तुमने पढ़ा था ना, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, सिमिलरली केमिकल चेंज भी होता है और फिजिकल चेंज भी होता है। यहाँ पे भी फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखो, इन्होंने बोला थोड़ा आयरन ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, इन सबको और सैंड पेपर से रब करो, ठीक है। और उनकी अपीयरेंस देखो, ये शाइनी होते हैं, चमकते हैं, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटालिक लश्चर, लश्चर माने चमक। फिर सेकेंड एक्टिविटी में बोला है आयरन लो, एल्यूमिनियम लो, मैग्नीशियम लो और इसको ना एक शार्प नाइफ से काटने की कोशिश करो, ठीक है। ये अरे नहीं काट सकते, जैसे बटर आराम से मक्खन कट सकता है ना नाइफ से, ये मेटल्स नहीं कट सकते हैं, तो ये हार्ड होते हैं। इस एक्टिविटी में बता रहे हैं कि जिंक लो, आयरन लो, कॉपर लो और उसके अंदर पुट वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ अ रॉड एंड आयरन स्ट्राइक इट, और उसको बहुत तेज़ तेज़ उसे हैमर हथौड़े से मारो। तुम क्या देखोगे, ये पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। और यही चीज़ हमें सिल्वर में देखने को मिलती है। सिल्वर, चांदी तो इतना पतला हम कर देते कि मिठाई पे चढ़ा देते हैं चांदी की परत, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द सब मेटल्स सच एज, अब आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सबको देखो, ठीक है। और क्या ये वायर के फॉर्म में अवेलेबल होता है? बिल्कुल होते हैं। लोहे की वो कॉपर की तार होती है ना, तुम जब लड़िया का कनेक्शन करते हो तो दांत से छीलते हो उस तार को, फिर दो कनेक्शन को ज्वाइन करते हो। तुमने अगर कभी दिवाली पे लाइटें लगाई हो तो, मैं तो अपने पापा के साथ पहले लगाती थी, अब तो मैं ही लगा लेती हूँ। अब मैं सोचती हूँ कि कहाँ वो चढ़ेंगे स्टूल वगैरह पे, मैं खुद ही लगा देती हूँ, ठीक है। देखो, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रॉ द वायर। अच्छा, एक होता है डक्टिलिटी, एक होता है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होता है? शीट्स में ड्रॉ कर देना मेटल को पीट पीट के शीट्स में बदल देना। और डक्टिलिटी होता है पतली सी वायर में बदल देना, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट का, मेटल कैस का कंडक्टर होता है बढ़िया हीट का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है तब एक्टिविटी शोज मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर। यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे एक फ्री एंड ऑफ द वायर, एक मेटालिक वायर ली, इस स्टैंड को ना क्लैम स्टैंड कहते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा बर्नर है, बर्नर से हीट करें, वायर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है यार, इसे लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा, बस मैंने एक्टिविटी समझा दी है। हाँ, इससे पता लगेगा कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू। यहाँ से हमने पता लगाया कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यहाँ से हम पता लगा रहे हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को बढ़िया तरीके से कंडक्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नॉन मेटल्स। अगर हम नॉन मेटल्स के बारे में बात करें तो नॉन मेटल्स जैसे कौन कौन से आएंगे इसमें, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ अ लिक्विड। इम्पॉर्टेंट है, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है। ध्यान से सुनो, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इस चीज़ को दिमाग में रखना। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, अब इसमें बोला है कि सैंपल ले लो, एक थोड़ा सा कोल ले लो, सल्फर ले लो, आयोडीन ले लो, उसकी हार्डनेस देखो, ये हार्ड नहीं होते हैं इतने, वेलिएबल भी नहीं होते। कोल को तुम पीटोगे ना तो टूट जाएगा टुकड़ों टुकड़ों में, ठीक है। तुम पतली सी शीट्स नहीं बना सकते हो कोल की, डक्टाइल भी नहीं होंगे, कंडक्ट तो नहीं करते हैं ना हीट ना इलेक्ट्रिसिटी। और कोल को या फिर कोई भी नॉन मेटल ले लो, उसे प्लास्टिक को गिरा के देखो, जो टन सी आवाज़ होती है ना, सोनोरस साउंड कहते हैं उसको, सोनोरस, उसे आप सोनोरिटी देखो यहाँ लिखा ही हुआ था, वो नहीं आती है, ठीक है। अच्छा, तुम लोग को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है यार? मतलब क्या आसानी से समझ आता है? मुझे बताना इस चीज़ को, ठीक है।
खैर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन कुछ चीज़ें जो हमें याद रखनी है, ये सारे पॉइंट स्टार मार्क करते जाना। इस चीज़ को अब यहाँ से तुम्हें याद करना पड़ेगा। देखो सारे मेटल एक्सेप्ट मरकरी, सारे मेटल एक्सेप्ट मरकरी सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, मरकरी नहीं रहता। पहले आते थे मरकरी वाले थर्मोमीटर, ठीक है, अब तो डिजिटल थर्मोमीटर आते हैं। मरकरी वाले थर्मोमीटर में छोटी सी मरकरी होती थी, तुमने देखा हो, तुम लोग के घर में शायद हो शायद ना हो। मेरे घर में तो अब दोनों ही थर्मोमीटर नहीं बचे, लास्ट टाइम वो भी टूट गया था और डिजिटल वाला भी टूट गया था। अब देखो, अब यहाँ पे देखते हैं गैलियम और सीजियम का बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये मेटल अगर तुम हाथ में भी रख लोगे ना तो इतना कम मेल्टिंग पॉइंट है कि रूम टेम्परेचर पे मेटल हो जाएंगे। आयोडीन एक नॉन मेटल है और उस पर काफ़ी ज़्यादा चमक होती है। कार्बन एक नॉन मेटल है जो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसे चीज़ को एलोट्रोप कहते हैं। जब एक ही एलिमेंट डिफरेंट तरीके से एग्जिस्ट करे, इसी चीज़ को एलोट्रोपी कहते हैं। यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड। देखो कार्बन जो होता है, कार्बन का ही फॉर्म डायमंड भी है, और कार्बन का ही फॉर्म हमारा डायमंड भी, और कार्बन ही ग्रेफाइट भी बनाता है। तो देखो ग्रेफाइट इतना स्ट्रांग नहीं होता और डायमंड कितना स्ट्रांग होता है ना। तो एक एलिमेंट जब डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको कहते हैं एलोट्रोपी। एलोट्रोपी इसको ना तुम कार्बन एंड कंपाउंड में भी फिर से रीड करोगे। यहाँ पे बस जस्ट एक शब्द है तो इसे रख लो। जब यूटी में आएगा तो तुम्हें यहाँ से लर्न करने का पड़ेगा। जब फुल सिलेबस का एग्ज़ाम होगा तब तो आधा आधा करके हो जाएगा। कार्बन एक नॉन मेटल है, डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, इसे एलोट्रोपी कहते हैं। डायमंड एक एलोट्रोप है कार्बन का, और सबसे हार्ड नेचुरल सब्सटेंस है। इसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ग्रेफाइट जैसे कार्बन के ना दोनों फॉर्म के बारे में यहाँ पे बता रखा है, एक डायमंड हो गया और दूसरा ग्रेफाइट हो गया। ग्रेफाइट जो होता है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। डायमंड तो बहुत हार्ड होता है, ग्रेफाइट हार्ड नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन लो, कुछ सल्फ़र पाउडर लो और उनके एशेस को कलेक्ट करो और पानी में डिज़ोल्व करने के ट्राई करो। तुम क्या देखोगे, जो नॉन मेटल्स होते हैं ना वो एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जब वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ये सेंटेंस अपनी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लेना। इट्स सो इम्पॉर्टेंट, किसी ना किसी तरीके से तुमसे पूछ ही लेगा। ये देखो हमें क्या क्या शब्दों का ध्यान रखना है। जो भी नॉन मेटल होता है, जब तुम उसको पानी में डालते हो तो कौन सा ऑक्साइड बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड। ये तुमने पहले वाले चैप्टर में तो पढ़ा था यार, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में भी सेम चीज़ मैंने पढ़ाई थी। अब आता है केमिकल, गिव एन एग्जाम्पल। अच्छा ये वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अलग वीडियो में डिस्कस करने का पर्पस ये होता है रिवीजन जल्दी हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, अब क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल की, उनके बारे में पढ़ते हैं। उसमें पूछा है कि क्या होगा जब मेटल हवा के साथ बर्न होगा। इस एक्टिविटी को देख लो, एक्टिविटी बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो इसमें बोला है टीचर्स एक्सिस्टेंस से काम होना चाहिए। होल्ड एनी सैम्पल टेकन इन द पेयर ऑफ टोंग एंड ट्राई टू कलेक्ट। अब यहाँ पे हम मेटल को बर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जब कोई भी चीज़ को बर्न करते हैं, ये मैं बार बार बोलती हूँ, यू नीड ऑक्सीजन। वो एक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं ना, एक ग्लास ले लेते हैं, उसके अंदर एक कैंडल डाल देते हैं, कैंडल थोड़े टाइम बाद बर्न होना बंद हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो तुम्हारे पास मेटल था, तुमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया और क्या बन के आ गया, मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। इसका एग्जांपल ले रखा है, जब कॉपर हीट करा जाएगा एयर में तो क्या फॉर्म होगा, कॉपर ऑक्साइड। देखो कॉपर O2, ये चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी। जो भी गैसेस होती है वो आगे सब्जी वाले भैया भी, वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कीप दिस इन माइंड। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, डायटोमिक। एक मिनट रुको, डायटोमिक माने O2, H2, Cl2, I2, Br2, ये सारी गैसेस जो होती है डायटोमिक, किसे कहते हैं, दो एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। लेट्स मूव फर्दर। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम के बारे में बता रखे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा तो Al2O3। एक बार सुन लो, मुझसे रोका नहीं जाता ही देखते ही। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग का एक कंसेप्ट क्लियर हो। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, और एल्यूमिनियम 13 नंबर में आता है, ऑक्सीजन किस नंबर पे आता है, 8वें नंबर पे आता है। 2, 8, 3, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 है, 2 और 6। इसकी वैलेंसी 2 है। वैलेंसी कैसे
कैसे निकालते थे, जब भी आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो तुम 8 से माइनस कर देते हो इनको। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है ना, यही केस ये वाला है, ऑक्सीजन वाला है, तो 8 से 6 गया तो 2 बचा, ठीक है। और जब 3, 1, 2 या 3 होते हैं तो एज इट इज़ लिख देते हैं, तो यही यहाँ पे लिख देते हैं। इस केस में 8 से माइनस करके लिखते हैं। अब वैलेंसी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बना, Al2O3, ठीक है। चलो तो भी आता है अब तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो अब तुम्हें आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे भी ये एक नई डेफिनेशन है, यू हैव टू कीप इन माइंड। इससे पहले एलोट्रोप्स पढ़ा था, अब हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़ रहे हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जैसे एल्यूमिनियम का या फिर जिंक का, जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों प्रकार का बिहेवियर शो करते हैं। इन ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। इन ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एक बार फिर से सुनो, कुछ ऑक्साइड माने जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है तो क्या बनाता है, ऑक्साइड। तो कुछ ऑक्साइड ऐसे हैं जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं, उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो पानी में मिलते ही नहीं हैं, ठीक है। सम मेटल आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज, और कुछ वाटर में मिल जाते हैं और एल्कलीज बना लेते हैं। और क्या बना लेते हैं, एल्कलीज। अच्छा, एल्कलीज क्या होता है, वो बेसिस जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं उन्हें एल्कलीज कहते हैं। वो बेसिस, फिर से सुनो, वो बेसिस जो डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी में उनको क्या कहते हैं, एल्कलीज कहते हैं। ये देखो तुम्हारे एग्जाम्पल है। क्या ये सारे रिएक्शन लर्न करने होते हैं, हाँ जी, आपको लर्न करने पड़ जाएंगे किसी ना किसी तरीके से, तो वो पूछेंगे ही। फिर भी मतलब आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि तुम लोग को गलती से मिस्टेक ना हो। जैसे Al2O3 अब तुम सही लिख लोगे, एक बार वो चीज़ समझ गए ना तो सही लिख लोगे। AlO3 नहीं लिखा होगे या फिर Al3O2 नहीं लिख के आओगे, बिकॉज नाउ यू नो द परफेक्ट वे टू राइट दिस डाउन। अब आगे पढ़ते हैं। हमने ऑब्जर्व किया था कि सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ सेम तरीके से रिएक्ट नहीं करते। डिफरेंट मेटल की रिएक्टिविटी करने की क्षमता डिफरेंट होती है। कुछ मेटल जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, वो तो बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर जाते हैं और फायर कैच कर जाते हैं। तो हमें उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, उन्हें केरोसिन ऑयल में रखना होता है। यहाँ पे सुनो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम और सोडियम, ये दो ऐसे मेटल है जो कि काफ़ी ज़्यादा विग्रसली मतलब तेज़ी से आसपास की एयर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो इसलिए हम इसे पानी में तो रख नहीं सकते, क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन है, तो हम किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। तुम अपने लैब्स में जाओगे ना तो तुम देखोगे सोडियम को, कोई एक्सपेरिमेंट हुआ तो सोडियम एक डब्बे से निकालेंगी टीचर तुम्हारी, और वो डब्बे में केरोसिन भरा होगा। कितनी बुरी ड्राइंग है देखो। फिर उसके बाद आता है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर कुछ मेटल्स जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, उनके ऊपर फटाफट ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। जब नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है कि ये जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड की लेयर बनाते हैं। इसी कारण से जब हमने पढ़ा था ना पहला चैप्टर, तो उसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया था तो इसे सैंड पेपर से रब किया था ताकि ऑक्साइड की लेयर चली जाए यहाँ पे। दिस डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। फिर उसके बाद ये मैंने बता दिया, प्रोटेक्टिव लेयर प्रिवेंट करती है मेटल को कि आगे ऑक्सीडेशन ना हो जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है कॉपर तो बर्न ही नहीं होता है, बट हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर्ड लेयर टू कॉपर ऑक्साइड। जैसे कॉपर बर्न करेंगे कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। और सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं ना, रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे, इसलिए तो देखो ना गोल्ड पहनते हैं तो उसका कलर वैसे ही रहता है, चेंज नहीं होता है, कि थोड़ा शाइन कम हो जाता है पर वैसा ही रहता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक थिक लेयर एल्यूमिनियम की चढ़ा दी जाती है, ठीक है। किसकी, एल्यूमिनियम की। क्या पढ़ रहे हैं, एनोडाइजिंग। क्या पढ़ के आ चुके हैं, एक पढ़ा था हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड, फिर यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कोई तो पोटेशियम कैल्शियम के बारे में पढ़ा, ठीक है, कॉपर के बारे में पढ़ा, इसके ऊपर बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड्स पढ़ा, उसके ऊपर एलोट्रोप्स पढ़ा था, ठीक है। कीप ऑन राइटिंग ऑन योर बुक्स, ठीक है, और बुक पे लिखते रहा करो, इससे डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।
मेरे पर्सनल अकाउंट का मैं तुम्हें लिंक भेज दूँगी और डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उससे तुम मुझसे जुड़ भी सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंस टू। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जब हमने कोट चढ़ाया तो कोरोजन नहीं होता। रेजिस्टेंस को ये रेजिस्टेंस इम्प्रूव कर दिया जाता है उस पर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ा के। जब हम एनोडाइजिंग करते हैं तो एल्यूमिनियम का जिस आर्टिकल का एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो हम एनोड पे क्या करते हैं, अपना एल्यूमिनियम का बर्तन रखते हैं। मान लो हमें स्पून को एनोडाइज करना है तो मेरा स्पून हमने एनोड पे रख दिया। ए से एनोड, ए से एल्यूमिनियम, ऐसा याद रखना। एल्यूमिनियम एनोड पे रखते हैं और उस फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे ना, इसके अंदर एक सोल्यूशन डालते हैं, लिक्विड सोल्यूशन, उस इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं H2SO4। H2SO4 ऑक्सीजन गैस एनोड पे निकलता है जो कि रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम के साथ। अब एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस, और इसके ऊपर एक कवरिंग थिक लेयर ऑक्सीजन की चढ़ जाएगी। ठीक है, और फिर इस कारण से इसकी अट्रैक्टिव फिनिशिंग आ जाती है। तो कोई भी चीज़ एल्यूमिनियम का नया नया लेते ना काफ़ी चमकता है, धीरे धीरे ना वक्त के साथ उसकी वो जो शाइन होती है चली जाती है। एनोडाइजिंग समझे, एक बार जल्दी से मैं रिकैप कर देती हूँ। एनोड होता है, कैथोड होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, एनोड पे वो आर्टिकल रखते हैं जिस पे तुम्हें एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ानी है, ऑक्सीजन की लेयर चढ़ानी है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक चम्मच रख दिया एल्यूमिनियम का, इस पे मैंने और फिर शुरू कर दिया मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस, तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन इस चम्मच पे कवर ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा देगा। वो ऑक्सीजन इस चम्मच पे ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा देगा। तो हम क्या कर रहे थे बेसिकली एनोडाइजिंग में, ऑक्सीजन ऑक्साइड की लेयर चढ़ा रहे थे। किस पे चढ़ा रहे थे, एल्यूमिनियम पे चढ़ा रहे थे। ओके, होप आई एम क्लियर नाउ। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा जब मेटल, अच्छा यहाँ पे देख लो कुछ रह तो नहीं क्या, मेटल द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम लेस विग्रस होता है, ये इतना रिएक्टिव नहीं होता जितना सोडियम होता है, पर डज नॉट हैव, ये हो गया। अब आगे देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल। अब पहले हमने ऑक्सीजन के साथ मेटल को रिएक्ट कराया था, ऑक्साइड बनाया था। अब हम वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। अब हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, वाटर के साथ। देखो तुम्हारे पास ये ग्लास वुल है, ठीक है, ये बर्नर है, ये मेटल का सैंपल है। हमने जो भी मेटल लेना था उसे सैंपल को बीच में रख दिया। ठीक है, यहाँ पे ये तुम्हारा क्लैम्प स्टैंड है, ये टेस्ट ट्यूब है, कॉर्क से सील कर दिया ताकि कोई एक्स्ट्रा गैस अंदर बाहर ना करे यहाँ से। और फिर उसके बाद यहाँ पे वाटर में, यहाँ पे देखा कौन कौन से बबल्स क्रिएट हो रहे हैं। देखो मेटल और वाटर को जब रिएक्ट कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है, एक बार वापस आओ इस एक्टिविटी में। देखो जब बर्नर इस ग्लास ऊन को हीट करेगा, जब बर्नर इस चीज़ को हीट करेगा तो क्या होगा, यहाँ से पानी निकलेगा, पानी जाके इस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और फिर यहाँ पे गैस प्रोड्यूस होगी। उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देखो ग्लास वुल सोक्ड इन वाटर माने गीली गीली, ये गीली गीली वूल है। तो हमने क्या किया, बर्नर से इसको वूल को हीट करा। अब वूल का पानी जो होगा, हमारी उनका पानी जो होगा बाहर आने लग जाएगा वेपर के फॉर्म में, और वो इससे जाके रिएक्ट करने लग जाएगा और हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होगा। तो मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर इज मेटल हाइड्रोक्साइड। चलो अब आगे पढ़ते हैं। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट, और ये रिएक्शन सोडियम पोटाशियम के केस में बहुत वायलेंट होता है और एकदम से जो हाइड्रोजन निकलती है आग भी पकड़ लेती है। तो सोडियम और पोटाशियम का केस दे रखा है, KOH बनेगा H2 और हीट एनर्जी। H2 का कन्फर्मेटरी क्या था, पॉप साउंड। अच्छा कैल्शियम और अगर कैल्शियम का रिएक्शन देखिए तो लेस वायलेंट होता है, आराम आराम से हीट होता है। कैल्शियम तो फ्लोट होने लग जाता है क्योंकि बबल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म होते हैं सरफेस ऑफ मेटल पे। मैग्नीशियम तो रिएक्ट ही नहीं करता ठंडे पानी के साथ, उसको रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, हॉट वाटर चाहिए। ठीक है, और वो फ्लोट करने लग जाता है, और ताकि जिस कारण से उसके बबल सरफेस पे, हाइड्रोजन बबल सरफेस पे आ जाते हैं। मेटल जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक, ये तो रिएक्ट नहीं करते ना ठंडे पानी के साथ
ना गर्म पानी के साथ। तो ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ। ये तुम्हारे रिएक्शन लिख रखे हैं, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें बोला है लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ये तो रिएक्ट करते ही नहीं हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, क्या होगा जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक तो सॉल्ट बनता है और एक हाइड्रोजन बनता है, एक सॉल्ट बनता है और एक हाइड्रोजन बनता है। यहीं पे हम एक्वा रेजिया के बारे में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे हम एक्वा रेजिया के बारे में भी पढ़ेंगे। देखो रिएक्शन, अब देखो इसमें क्या लिया था, इस एक्टिविटी में हमारे पास सोडियम है, सोडियम माने N है, पोटाशियम के, और इनको रब करो सैंड पेपर से और अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डालो और थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट HCl डाल दो, HCl डाल दो, थर्मोमीटर डालो, देखो क्या कुछ हीट, क्या बबल्स आ रहे हैं, क्या रेट की स्पीड से बबल्स आ रहे हैं, इन सब चीज़ को देखो और इसकी इक्वेशन लिखो। देखो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, इट इज़ बिकॉज ये ना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो हमने HCl के साथ रिएक्ट करा था, अब हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि मेटल एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। जब मेटल HCl के साथ रिएक्ट करेगा और जब मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, इसके डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होंगे। HNO3 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो H2 को ना ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। इस कारण से H2 गैस इवॉल्व नहीं होता, पर मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट करता है बहुत डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, पानी मिला हुआ, इतना कंसनट्रेटेड नहीं है, इतना शार्प, इतना तेज़ एसिड नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जब HNO3 के साथ हम मेटल को रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता, क्योंकि HNO3 नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हम एक्वा रेजिया के बारे में पढ़ते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इस पर कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। देखो एक्वा रेजिया क्या है, एक मिक्सचर है जिसके अंदर HCl है और HNO3 माने नाइट्रिक एसिड है। किस रेशियो से है, 3:1 के रेशियो में है। ये गोल्ड को डिज़ोल्व कर सकता है और एक्वा रेजिया बहुत कोरोसिव होता है, ठीक है, और फ्यूमिंग लिक्विड होता है और इसे गोल्ड से और प्लैटिनम भी डिज़ोल्व करने के काम आता है, ठीक है। सोनार वगैरह इसको एक्वा रेजिया को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैसे मेटल रिएक्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट के साथ। कैसे मेटल रिएक्ट करते हैं सोल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट के साथ। अब देखो इन्होंने बोला है कॉपर ले लो, आयरन ले लो, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको बिल्कुल क्लीन कर लो इन द टेस्ट ट्यूब एंड रिएक्शन कैरीड आउट। अब तुम्हें क्या लिया है, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, राइट। आयरन सल्फेट का सोल्यूशन है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था और उसमें हमने कील डाली थी आयरन से बनी हुई। यहाँ पे तुम्हारा आयरन सल्फेट का सोल्यूशन है और कॉपर वाली कील है, ठीक है। हमने देखा था कि सारे मेटल्स एक जैसा रिएक्ट नहीं करते, सारे मेटल्स एक जैसा रिएक्ट नहीं करते, बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद दीज एजेंट्स, सो वी आर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल। तो हमने क्या किया, उन मेटल को देखा जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है ना, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। मैं फिर से बोलती हूँ, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे मेटल ये था, सॉल्ट सोल्यूशन था, देखो ये मेटल है, कॉपर सल्फेट ना, ये तुम्हारा सॉल्ट सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन है, और ये जो आयरन है ये तुम्हारा मेटल है, ठीक है। और यहाँ पे हम रिएक्शन में देखते हैं सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए बन जाता है, मेटल भी अलग होता है। रिएक्टिविटी सीरीज देखो दे रखी है, ये तुम्हें याद करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव देखो पोटाशियम है, सबसे कम रिएक्टिव गोल्ड है, ठीक है। अब इस इंटेक्स को हम अलग सेपरेट वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब हम पढ़ते हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अगर हम मेटल ले लें और हम नॉन मेटल ले लें तो वो आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे, उसको पढ़ने वाले हैं हम इस टॉपिक के अंदर। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं सोडियम। देखो जो इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं वो होते हैं मेटल्स। वो क्या होते हैं, मेटल्स। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। अब ये कैसे जज करेंगे कि भाई ये मेटल एक्सेप्ट करता है और ये मेटल डोनेट करता है। सोडियम का केस देखो,
11वें नंबर पे आता है ना 2 8 1, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया ऐसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये दे देता है, इसलिए ये जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो Na+ बन जाएगा। चलो मैग्नीशियम भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम 12th नंबर में आता है, इसको तोड़ो 2 8 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है ना, तो क्या बन जाता है Mg2+। सिमिलरली एल्यूमिनियम क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम जो होता है 13th नंबर पे आता है, तो 2 8 3, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा ना, तो Al3+ बनेगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको इरेज करती हूँ, इस पर वापस से आते हैं। मेरा गला इतना तेज़ दर्द कर रहा है इस वीडियो को मैं, आप 2 दिन तक कोई वीडियो नहीं डालूंगी, ठीक ओके, फिर नेक्स्ट वीडियोस डालूंगी। फिर उसके बाद देखो तुम्हारे पास सोडियम था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आता है, जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव साइन आता है। तो देखो यहाँ पे सोडियम का कटायन, और पॉजिटिव साइन वाले को क्या कहते थे, कटायन कहते थे, और नेगेटिव साइन वाले को क्या कहते थे, अनायन कहते थे। क्या कहते थे, अनायन कहते थे। कटायन अनायन हो गया तो तुम्हारा ये देखो NaCl बना। Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो देखो या एक मिनट क्लियर करूँ फिर दिखाती हूँ। हाँ जी, देखिए 2 8 1 था, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सिर्फ 2 8 बचा। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो 7 था ना, देखो आउटर मोस्ट शेल में अब कितना हो गया, 8 हो गया ना। ठीक है, और इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो देखो सोडियम के केस में हमने डॉट से दर्शाया इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के केस में हमने क्रॉस से दर्शाया इलेक्ट्रॉन, और साथ में इसको ऐसे लिखा है। देखो सोडियम का एक डॉट क्लोरीन के अंदर भी है, सोडियम का एक डॉट क्लोरीन के अंदर भी है, ये बनाने के लिए आ जाता है। मैग्नीशियम का भी केस देख लेते हैं। मैग्नीशियम के पास 12वें नंबर पे आता है ना मैग्नीशियम, तो 2 8 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये 2 दे देगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा तो इस पर खुद कैसा पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, कटायन बन जाएगा। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, देखो 7 थे, 7 से 8 हो गए। ऐसे मैग्नीशियम ने एक इस क्लोरीन को दे दिया, एक इस क्लोरीन को दे दिया। दिस इज योर आउटकम। होप आई एम क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। आयनिक कंपाउंड में क्या होते हैं बाबा, एक अनायन होता है और एक कटायन होता है, एक अनायन होता है और एक कटायन होता है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा इरेज करूँ फिर आगे बढ़ते हैं। देखो तुम्हारे पास सैंपल है, तुमने उसको हीट करा, स्पैचुला में हीट करा है, हीटिंग सैंपल, और यहाँ पे टेस्टिंग कंडक्टिविटी, सॉल्ट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी भी टेस्ट कर रहे हैं। ये देखो आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड जैसे मैं NaCl ले लूँ तो NaCl को तोड़ूंगी तो Na+ और Cl- बनेगा ना। ये Na+ जो होता है वो तुम्हारा कटायन होता है, और माइनस जो होता है वो तुम्हारा अनायन होता है, अनायन और कटायन। हैव ऑब्जर्व। अच्छा देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं आयनिक कंपाउंड की, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तुम्हें याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन आ जाता है, राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसके साथ साथ ना ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक्सप्लेन करो प्रॉपर्टीज़ के बेस पर क्वेश्चन। ठीक है, फिजिकल नेचर, आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं, क्योंकि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव है, अभी मैंने पढ़ा है ना NaCl वाला, Na इसमें पॉजिटिव होगा, Cl इसमें नेगेटिव होगा। Cl कैसा होगा, नेगेटिव होगा, Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा। तो जब ये बॉन्ड बनाएगा NaCl का बनाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद ये हमने पढ़ लिया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में पढ़े। तो आयनिक कंपाउंड्स के पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। कैसा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों, क्योंकि ना यार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हार्ड होता है, तो इसलिए इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। प्लस माइनस है ना, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाते हैं। फिर उसके बाद आता है इंटरआयनिक अट्रैक्शन, कहते हैं इसको सॉल्युबिलिटी। इलेक्ट्रोवायलेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो और उस कारण से बॉन्ड बने, उनको इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड बोलते हैं। ये पानी में सॉल्युबल होता है, पर केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इनमें इनसॉल्युबल होता है। अगर हम बात करें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, ये इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करता है, जब इसके अंदर वाटर, जब ये वाटर में मिला दिए जाए तो दे बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयंस की मूवमेंट सॉलिड स्टेट में पॉसिबल नहीं होती। नमक को उसके सॉलिड फॉर्म में लोगे ना तो उसके अंदर आयंस की मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी। द टाइम यू एडेड इन वाटर, अब वाटर क्या करेगा, एक मीडियम प्रोवाइड करेगा आयंस को इधर से उधर जाने के लिए, और हम देखेंगे कि जो नमक का सॉल्यूशन है वो कंडक्टिंग हो गया।
अक्रेंस ऑफ मेटल पढ़ते हैं हम। यहाँ से ना बच्चों को थोड़ा बोरिंग लगता है चैप्टर, पर प्लीज़ मिस मत करना, एनर्जी लूज़ मत करना। एक वीडियो जिसमें पूरा चैप्टर डाल दूँगी, एक वीडियो जिसमें इससे पहले का पार्ट 1 और पार्ट 2 करके भी डाल दूँगी, जो जब आए एग्ज़ाम में उसको उस तरीके से रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं मेटल अकर कैसे करते हैं। देखो अर्थ क्रस्ट में मेटल मिलते हैं, ठीक है, और एट सम प्लेसेस मिनरल, और एलिमेंट और कंपाउंड जो नेचुरली जो नेचर हमें देता है उसे मिनरल्स कहते हैं, और मिनरल्स कहते हैं। और फिर उसके बाद आता है मिनरल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एट सम प्लेसेस। मिनरल के अंदर बहुत हाई परसेंटेज मेटल होता है और इन्हें ओर्स कहते हैं, आयरन ओर। और बेसिकली क्या है, वो पत्थर है जिसके अंदर तुम्हारा डिज़ायर्ड मेटल है। और बेसिकली क्या है, वो पत्थर है जिसके अंदर तुम्हारा डिज़ायर्ड मेटल है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में बात करिए। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ देखो, ये ऊपर भी थी, यहाँ भी सेम बना रखी है। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो मेटल्स जो बॉटम होते हैं वो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। ये जो सबसे नीचे होते हैं सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, जो सबसे ऊपर होते हैं ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। मेटल्स और दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट। तो फॉर एग्जांपल गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर, ये तो अपने फ्री स्टेट में ही मिल जाते हैं क्योंकि रिएक्ट नहीं करते हैं ना। ऊपर वाले रिएक्ट करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ फटाफट रिएक्ट कर लेते हैं। कॉपर और सिल्वर कभी कभी सल्फाइड या ऑक्साइड ओर में भी हमको मिल जाते हैं। अगर हम बात करें पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की, ये कभी भी नेवर फाउंड इन अ फ्री स्टेट, कभी भी एज इट इज़ नहीं मिलेंगे। रिएक्टिव होते हैं ना तो आसपास के ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ वेरी हाई रिएक्टिविटी एंड इज़ वेरी अबंडेंट ऑन अर्थ। और बहुत ज़्यादा ही अर्थ में ये मिलते हैं। तो जिस चीज़ की कमांड जो चीज़ कम मात्रा में होती है ना, वो चीज़ क्या कहते हैं, महंगी होती है। जैसे डायमंड वाटर पैराडॉक्स सुना होगा तुमने, डायमंड कम है ना तो महंगा है, वाटर जो है कुछ ज़्यादा ही है ना तो वो सस्ता होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे पढ़े, सेवरल टाइप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल ऑफ द ओर द बेसिस। आप देखो हमने क्या किया, ओर बेसिकली क्या था, वो पत्थर था जिससे हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब ओर को हमने जितने भी मेटल्स हैं उनको 3 हिस्सों में बांट दिया। एक जो मेटल हाई रिएक्टिविटी वाले थे, एक जो मीडियम लेवल की रिएक्टिविटी वाले थे, और एक जो सबसे लो रिएक्टिविटी वाले थे। मेटल जिनकी हाई रिएक्टिविटी होती है उसके अंदर आता है प्योर मेटल्स, ये इलेक्ट्रोलाइसिस से मिल जाते हैं। मेटल जिनकी मीडियम रिएक्टिविटी होती है या तो वो कार्बोनेट और बनाते हैं, माने CO3 के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, या वो सल्फ़र के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, SO2 के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। जो कार्बोनेट वाले और होते हैं उन्हें कैल्सिनेशन करते हैं, जो सल्फ़र वाले और होते हैं उन्हें रस्टिंग करते हैं। देखो रस्टिंग दिख नहीं रहा, इसको क्लियर करती हूँ, दिखेगा। ये देखो जो कार्बोनेट वाले और थे उनको कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन याद रहेगा। और जो सल्फेट वाले और होते हैं रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग में क्या करते हैं, खूब ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न किया जाता है ताकि सल्फर चले जाए। कैल्सिनेशन में लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, और जिसकी लो रिएक्टिविटी होती है वो सल्फेट का और बनाते हैं, उनके साथ वही रोस्टिंग करते हैं एंड यू गेट द फाइनल डिज़ायर्ड मेटल। सबके केस में हमें प्योर मेटल ही निकालना है। क्या निकालना है, प्योर मेटल उनको। तो हम ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ थी ना, इसके बारे में देखो हमने जितने भी मेटल्स थे उनको 3 हिस्सों में बांट दिया है। एक जो इलेक्ट्रोलाइसिस से सेपरेट होंगे, दूसरे जो कार्बन के थ्रू हम रिड्यूस करेंगे, तीसरे जो नेटिव स्टेट में, मतलब ऐसे इनको साफ़ करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, ये अपने नेटिव स्टेट में ऐसे ही मिल जाते हैं। और तो देखो हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी वाले ये हो गए, मीडियम वाले ये हो गए, और हाई वाले ऊपर वाले हो गए। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हाई में, और मीडियम वाले के 2 केसेस होते हैं, या तो कार्बोनेट के साथ और बनाते हैं, सल्फाइड के साथ। जब कार्बोनेट के साथ बनाते हैं तो कैल्सिनेशन करते हैं, जब सल्फाइड के साथ बनाते हैं तो रोस्टिंग करते हैं। अब देखो अब क्या होता है, जब ओर्स को माइन किया जाता है अर्थ, कभी कभी जब हम मेटल को निकालते हैं अर्थ से तो उसके साथ साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी बाहर आ जाती है, ठीक है। तो इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करा जाता है, और इन इम्प्योरिटीज़ को कहते हैं ज्ञान। क्या कहते हैं, ज्ञान। सिर्फ इतना ही बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं, बाकी सब साइलेंट होता है।
ठीक है। ये प्रोसेस जिसके अंदर से हम ये इम्प्योरिटीज़ को निकालते हैं वो डिफरेंट होता है डिफरेंट मेटल्स के लिए। चलो अब यहाँ पे बोला है जो मेटल लो आते इन एक्टिविटी सीरीज में कम थे, जैसे तुम्हारा कौन कौन सा आ गया, सिनाबार आ गया, मरकरी का ओर आ गया। सिनाबार किसका ओर होता है, मरकरी का ओर, माने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो ये फॉर्मेशन हुई। ठीक है, देखो तो तुम्हारे पास सिनाबार था, ऑक्सीजन के साथ तुमने रिएक्ट करा, ये चीज़ मरकरी ऑक्साइड निकल गया, मरकरी ऑक्साइड को फिर हीट करा तो मरकरी और ऑक्सीजन अलग हो गया। सिमिलरली कॉपर का भी दिखा रखा है, कॉपर कैसे Cu2s O2 के साथ रिएक्ट करा, Cu2O बन गया और SO2 बन गया। अगर मिडिल एक्टिविटी सीरीज़ को रिएक्ट कर निकालना है तो इस केस में हम क्या करते हैं, दीज आर यूजली, ये सल्फाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट होता है। अभी मैंने पीछे बताया था ना, कार्बोनेट होता है CO3, सल्फाइड S। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको रिड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड में लेके आते हैं। किस में लेके आते हैं, मेटल ऑक्साइड, कार्बोनेट के फॉर्म को हटा के ऑक्साइड लेके आते हैं। जब ये प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है ये चीज़ तो उसे रोस्टिंग कहते हैं। जब ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में होता है, बहुत कम एयर में होता है, तो उसे कैल्सिनेशन कहते हैं। देखो रोस्टिंग ये हो गया, कैल्सिनेशन ये हो गया। यहाँ पे CO3 है, यहाँ पे सल्फर है, ये सल्फाइड का ओर है, ये कार्बोनेट का ओर है। कार्बोनेट के ओर में कैल्सिनेशन होता है। ठीक है, कैल्सिनेशन माने कि लिमिटेड, बहुत कम मात्रा है तुम्हारे पास ऑक्सीजन की, उसकी प्रेजेंस में इसको हीट कर रहे हो। फिर उसके बाद तुम फाइनली जब एक बार ये फॉर्म आ गया तो उसको कार्बन के साथ रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, हम कार्बन की जगह समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरे मेटल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अब देखो फॉर एग्जांपल जब मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, सुनो मैग्नीशियम ये होता है और मैंगनीज़ ये होता है। जब मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, MnO2 होता है, तो उसे हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर सकते हैं ताकि ये निकल के आए। इसमें बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि एक बार तुमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कर दी ना, तो या तो तुम उसको कार्बन के साथ ट्रीट कर दो या फिर उसको किसी और मेटल के साथ रिएक्ट कर दो ताकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाए। ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, Al2O3 अलग हो जाएगा देखो, और Mn अलग हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हाईली एक्सोथर्मिक होता है, खूब ज़्यादा इसमें से हीट निकलती है। और यहाँ पे देखो ये रिएक्शन लिख के दिखा रखा है, इट्स इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखना। ठीक है, फिर आता है एक्सट्रैक्टिंग मेटल, जो एकदम टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, देखो ये वाला सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कितना ज़्यादा, एक मिनट इसको सफाई करें इस पेज की। हाँ जी, देखो इसके अंदर अब हमने इनके बारे में पढ़ लिया, इनके बारे में भी पढ़ लिया, जिंक के बारे में, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये सब। अब हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें क्या करा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखो टॉपिक भी इलेक्ट्रोलाइसिस वाला है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या किया जाता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। इसमें इम्प्योरिटीज़ एनोड के पास आ जाती है, इसलिए इसको एनोड मड कहा जाता है। इम्प्योरिटीज़ कहाँ पे आ जाती है, एनोड के पास आ जाती है, इस चीज़ को एनोड मड कहा जाता है। और ये हो गया, जैसे कॉपर सल्फेट का सल्यूशन लिया है और यहाँ पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन। चलो अब इसको पढ़ लेते हैं। हाई जो मेटल्स होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी ऊपर थे, उनको हम हीट नहीं कर सकते कार्बन के साथ। ठीक है, क्योंकि ये मेटल तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ, फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, दीज मेटल आर कंबाइन। तो इसको कैसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू। फॉर एग्जांपल तुमने सोडियम लिया है, मैग्नीशियम लिया है, कैल्शियम लिया है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। तो कैथोड पे तुम्हारा सोडियम आ गया, अलग हो गया ना मेटल, एनोड पे तुम्हारा Cl आ गया और एनोड मड से हम उसको निकाल देंगे। अब आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग मतलब फर्दर और सफाई करना उसकी, ताकि वेरी प्योर फॉर्म में उस चीज़ को लेके आ सके। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेनी मेटल्स जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, निकल हो गया, गोल्ड हो गया, इनकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की जाती है। इसमें इम्प्योर मेटल को एनोड पे लिया जाता है, को भूल ना जाना। मुझे पता है चैप्टर बहुत लंबा हो गया है, पर इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है ना केमिस्ट्री का, बहुत इजी है। ठीक है, इम्प्योर मेटल जो है ना वो कैथोड पे लिया जाता है और एनोड एंड स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, सॉरी इम्प्योर मेटल हमेशा हमारा एनोड पे लिया जाता है और प्योर मेटल तुम्हारा कैथोड पे लिया जाता है। किस पे लिया जाता है, कैथोड पे लिया जाता है।
ठीक है, और करंट पास किया जाता है ताकि उसकी सफाई हो, और इसी केस में एनोड मड बनता है जिसको हम फर्दर सेपरेट कर देते हैं। इम्प्योरिटीज़ जो होती है, जो कि इनसॉल्युबल होती है, वो एनोड पे आ जाती है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। अब कोरोजन पढ़ते हैं, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होगा। कोरोजन के अंदर हम देखते हैं जैसे सिल्वर का पार्टिकल है, वो काले पड़ जाते हैं थोड़ा टाइम बाद जब उसमें एयर रहती है। दिस इज़ बिकॉज वो सल्फ़र, हमारी हवा में जो एयर है ना, उस एयर के अंदर जो सल्फ़र है उससे सिल्वर रिएक्ट कर जाता है। सिल्वर कारण काला क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारी हवा में सल्फ़र है, सल्फ़र के साथ वो जो सिल्वर है वो रिएक्ट कर जाता है। कॉपर के बारे में अगर हम बात करें, देखो कॉपर के बारे में अगर हम बात करें, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और स्लोली वो अपनी शाइन छोड़ देता है और ग्रीन कलर की सब्सटेंस बन जाती है। किसकी? कॉपर कार्बोनेट की। किसकी? कॉपर कार्बोनेट की। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट डज दिस सेल? यू विल ऑब्जर्व दैट द नेल, आयरन नेल रस्ट इन टेस्ट ट्यूब ए। अच्छा, इस केस को देखो, तुम्हारे पास क्या क्या है? वाटर है, रस्टी आयरन नेल डाला है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ऑयल है, और फिर उसके अंदर एक आयरन नेल डाला है, और यहाँ पे तो सिर्फ डाई है। एनहाइड्रस कंडीशन में लिया है। एनहाइड्रस माने कोई भी मॉइस्चर की प्रेजेंस नहीं है। तो फर्स्ट केस में तो हवा है, पानी है, भाई रस्ट होना तो बनता है ना। सेकेंड केस में ऑयल है और हवा, ऑयल की लेयर ना हवा को नहीं नीचे जाने देती, तो इस कारण से रस्टेड आयरन नेल नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे तो एनहाइड्रस कंडीशन है, आयरन नेल हवा है ही नहीं, तो आयरन नेल रस्ट नहीं करेगा। अब आता है प्रिवेंशन। कोरोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? डिफरेंट तरीके, या तो उसको पेंट कर दो, या उसको ऑयलिंग कर दो, या उसको ग्रीस लगा दो, या फिर गैल्वनाइजेशन कर दो, क्रोम की प्लेटिंग कर दो, एनोडाइजिंग कर दो फॉर मेकिंग अलॉय। गैल्वनाइजेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें जिसमें क्या होता है, इससे स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट करा जाता है। इस पर थिन लेयर ऑफ जिंक चढ़ा दी जाती है। जैसे जो स्टील का सामान है ना, उस पर एक जिंक की लेयर चढ़ा देंगे ताकि वो आसानी से ख़राब ना हो। ठीक है, अब फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, देखो अलॉइंग। अलॉइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस। अलॉइंग एक गुड मेथड होता है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, आयरन को मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है। मेटल आयरन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बट आयरन कभी भी प्योर स्टेट में यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि प्योर आयरन तो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत आसानी से स्ट्रेच कर जाता है। ठीक है, तो हम आयरन को किसके साथ मिक्स कर देते हैं? निकल के साथ मिक्स कर देते हैं, क्रोमियम के साथ मिक्स कर देते हैं, और स्टेनलेस स्टील बना देते हैं। अब स्टेनलेस स्टील कभी जंग नहीं पकड़ता, तुमने देखा होगा ना, घरों में भी तो स्टील के बर्तन होते हैं, उन पे जंग नहीं लगता है। तो प्योर आयरन को यूज़ नहीं कर सकते। रीज़न भी वो क्या होता है, वो सॉफ्ट सा होता है। तो हम इसमें क्या कर देते हैं, हम उसमें थोड़ा सा क्रोमियम, थोड़ा सा निकल डाल देते हैं। ठीक है, सब्सटेंस एडेड में भी जो सब्सटेंस ऐड की जाती है वो हो सकती है मे बी मेटल। तो अलॉइंग बेसिकली एक मेटल और या नॉन मेटल ऐड कर देना हमारे ओरिजिनल मेटल के अंदर, ताकि उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो पाए। ठीक है, इफ़ वन ऑफ द मेटल इज़ मरकरी, जब मरकरी डाला जाता है तो उस अलॉय को अमालगम कहते हैं। और अलॉय की जो मेल्टिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी होता है वो डिफरेंट होता है प्योर मेटल से। फॉर एग्जाम्पल ब्रास किसका अलॉय है? कॉपर और जिंक का अलॉय है। ठीक है, आर नॉट गुड कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पर कॉपर की तो तारें बनती है और कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। चलो हिम्मत करके डब्बा भी पढ़ डालते हैं। प्योर गोल्ड, जो एकदम प्योर टेस्ट फॉर्म में गोल्ड होता है 24 कैरेट का, बहुत सॉफ्ट होता है, और इससे हम ज्वेलरी तो नहीं बना सकते, तो हम क्या करते हैं, उस गोल्ड के अंदर थोड़ा सा एडिशन करते हैं इम्प्योरिटीज़ का, ताकि उसको हम फर्दर क्या बना सके, वेरेबल ज्वेलरीज बना सके। तो उसके अंदर क्या क्या डाल सकते हैं, अलग से क्या चीज़ डाल सकते हैं, कॉपर या फिर सिल्वर। दिस एंड्स योर चैप्टर। यहाँ पे बोला है मेहरौली जाके आयरन पिलर दिखाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना कैसा लगा। बाय बाय।